More than Miss Keene. Monsignor Pruitt was supposed to be on board. Did you see him? Nope. Maybe he's gonna catch the bell later on this afternoon. No, he said the breeze. We agreed before he left. You didn't see him? Good morning. I know I'm not who you expected to see this morning. I'm Father Paul Hill, and I was sent by the diocese to fill in for Monsignor Pruitt. Just know I'm only here to help, and I look forward to meeting you all. तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मिडनाइट मास नेटफ्लिक्स सीरीज़ की बुक फर्स्ट जेनेसिस को। पर उससे पहले हम इस सीरीज़ का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मिडनाइट मास एक न्यू सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स पे 24 सितंबर 2021 को रिलीज़ हुई है। इस सीरीज़ को डायरेक्ट करा है माइक फ्लैनिगन ने, जो कि हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस और ब्लैक मैनोर के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। इस सीरीज़ की रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टोमेटोज इट्स वुपिंग 95% फ्रेश, जो कि एक धमाकेदार स्कोर है। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं जल्दी से जल्दी इस सीरीज़ को अपने चैनल पे कवर करने की कोशिश करूंगा। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा बुक 1 जेनेसिस की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है एक कार एक्सीडेंट को दिखाते हुए, जिसका गुनहगार होता है राइली नाम का एक लड़का और उसे पुलिस ने पकड़ रखा होता है। और उस एक्सीडेंट की विक्टिम होती है टैरा बेथ नाम की एक बच्ची, जिसे पुलिस CPR दे रही होती है। अब राइली भगवान से तैरा बेथ के लिए प्रे करने लगता है, पर तैरा बेथ मारी जाती है और उसका स्कल पूरी तरह टूटा हुआ होता है और राइली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राइली को 4 से 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है और वो अपनी सज़ा एक्सेप्ट कर लेता है। अब जेल में राइली को उसकी माँ की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें उसकी फैमिली फोटोज़ के साथ एक बाइबल की किताब होती है। और उस बाइबल के फ्रंट में राइली की मॉम एनी ने एक बात लिखी थी, जिससे वो राइली को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि लाइफ में हमेशा सब कुछ सही नहीं होता, पर फिर भी भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। पर ये बात राइली को इफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि अब राइली जब भी रात को सोने जाता था तो उसे दिखाई देती थी टैरा बेथ, जो बहुत ज़्यादा डरावनी होती थी। अब 4 साल बाद का हमें सीन दिखाया जाता है और अब सीन जाता है क्रॉकेट आइलैंड पे, जिसकी पॉपुलेशन होती है मात्र 137 और ये आइलैंड बहुत सुनसान होता है। अब हमें राइली के घर को दिखाते हैं जहाँ पे उसकी माँ एनी और उसके पापा एड अपना काम कर रहे होते हैं। और इस सीन में हमें पता चलता है कि राइली जेल से छूट चुका है और वो अपने घर वापस आ रहा है। अब हमें राइली के छोटे भाई वारेन को दिखाते हैं जो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। वारेन आयरलैंड के चर्च के सामने से निकलता है जिसका नाम होता है सेंट पैट्रिक्स कैथोलिक चर्च। और हमें पता चलता है कि चर्च का जो क्लर्गी है उसका नाम है मॉन्सिग्नर प्रूएट और वो आइलैंड पर अभी नहीं है, पर वो इस संडे आइलैंड पे वापस आ रहा है। अब वारेन जाके अपने 2 दोस्तों से मिलता है जिनके नाम होते हैं अली और ऊकर, और फिर वो तीनों अपवर्ड्स नाम की जगह पे जाते हैं, जो आइलैंड का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जंगली बिल्लियाँ रहती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक अननोन आदमी पे, जो एक बड़े बॉक्स को लेके एक घर के अंदर घुसता है। और जब वो आदमी उस बॉक्स के ऊपर थपथपाता है तो बॉक्स के अंदर से भी कोई थपथपाता है और फिर वो आदमी उस बॉक्स को खोलना स्टार्ट करता है। अब वारेन और उसके दोस्त समुंदर को पार करके अपवर्ड्स नाम की जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हर जगह बिल्लियों की आंखें चमक रही होती हैं। अब वो तीनों फ्रेंड्स बैठ के मस्ती कर रहे होते हैं और वारेन बताता है हार्पुन हैरी नाम के एक किलर स्पिरिट के बारे में जो क्रॉकेट आइलैंड को हॉन्ट करती है। और तभी वारेन को झाड़ियों में एक डरावना क्रीचर दिखाई देता है जो अगले ही पल गायब हो जाता है। अब अगले दिन हमें राइली को दिखाते हैं जो एक बोट से क्रॉकेट आइलैंड पहुंचने वाला होता है। अब आइलैंड पे पहुंचने पर एनी अपने बेटे से मिलती है और उसे घर ले जाती है। और फिर हमें मिसेस बेव नाम की एक बदमिजाज औरत को दिखाया जाता है जो चर्च के लिए काम करती है और वो मॉन्सिग्नार को बोट पे से लेने के लिए आई होती है। पर बेव को पता चलता है कि मॉन्सिग्नार तो उस बोट पे चढ़ा ही नहीं था।
अब हमें एरिन नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो प्रेग्नेंट होती है और एरिन डॉक्टर सैरा से चेकअप करवा रही होती है और हमें ये भी पता चलता है कि जो एरिन है वो इस आइलैंड पे सालों बाद वापस आई है अपनी माँ पैगी के मरने के बाद। अब डॉक्टर सैरा की मम्मी रूम में आती है जिसका नाम होता है मिल्ड्रेड और वो एरिन को पैगी समझ रही होती है और वो थोड़ी मेंटली इल होती है। अब हमें शेरिफ हसान को दिखाते हैं जो आइलैंड का एक न्यू शेरिफ होता है और उसने जो नाम के एक पियक्कड़ को जेल में बंद कर रखा होता है और जो जब सो के उठता है तो वो बताता है कि कल रात उसने एक इंसान के साइज के एल्बाट्रॉस को देखा था, पर शेरिफ उसकी बात नहीं सुनता और उसे घर भेज देता है। अब एनी राइली को लेके घर पहुंच जाती है जहां पे राइली एनी से एड और वारेन के बारे में पूछता है और फिर राइली इस सीन में बताती है कि 3 साल पहले समुंदर में तेल फैल गया था जिसकी वजह से आइलैंड पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और अब इसलिए एड पूरा दिन काम पे रहता है और वो ज़्यादा घर नहीं आता। अब हमें आइलैंड के मेयर वेड और शेरिफ हसान को दिखाते हैं जहाँ पे वेड गांव के लोगों को आने वाले तूफान की वार्निंग दे रहा होता है और जब हसान लोगों को एडवाइस देना शुरू करता है तो बेव अपनी टांग बीच में घुसाकर उसे चुप करवा देती है। अब रात के टाइम डिनर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे राइली और वारेन बात कर रहे होते हैं और इस सीन में हमें पता चलता है कि आइलैंड पे अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि मॉन्सिग्नार वापस नहीं लौटा है और वो सब अगले दिन चर्च जाने की तैयारी में होते हैं। अब बातों के बीच में वारेन मॉन्सिग्नार के बारे में कुछ बातें बोलता है और हमें पता चलता है कि मॉन्सिग्नार 80 साल का बुढ़ा है और वो लंबा कोट और एक हैट पहनता है और हमें ये भी पता चलता है कि 4 साल पहले जो एक्सीडेंट राइली का हुआ था उसके बाद राइली का भगवान से विश्वास उठ चुका है। अब एनी बताती है कि आइलैंड पे एरिन वापस आ चुकी है और क्योंकि राइली एरिन का बचपन का दोस्त होता है तो वो उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। अब हमें बेव को दिखाते हैं जो मॉन्सिग्नार के घर पे पहुंचती है जिसका गेट खुला हुआ होता है और बेव को लगता है कि मॉन्सिग्नार वापस आ गया है। अब बेव घर के अंदर जाती है जहाँ पे उसे मॉन्सिग्नार की बजाय एक बड़ा बॉक्स और वो अननोन आदमी दिखाई देता है और तभी सीन आइलैंड की एक बिल्ली पे शिफ्ट हो जाता है जिसे कोई पकड़ के मार डालता है। अब हमें पता चलता है कि जो वारेन का दोस्त अली है वो हसान का बेटा है और वो दोनों मुसलमान हैं जिसकी वजह से जो बेव है वो उन दोनों को पसंद नहीं करती। अब रात को जब राइली सोने के लिए जाता है तो उसे आज रात फिर से तारा बेथ दिखती है जो बहुत ज़्यादा क्रीपी होती है और फिर सपने में राइली खुद को समुंदर के बीचों बीच देखता है और उसे आइलैंड के चर्च की भी एक झलक दिखती है। अब अगले दिन चर्च में सारे लोग मॉन्सिग्नार के वेलकम के लिए आए हुए होते हैं और उस सेरेमनी में वारेन और उसका दोस्त ऊकर आल्टर बॉय बने हुए होते हैं और जब वो दोनों तैयारी कर रहे होते हैं तो मॉन्सिग्नार की जगह उन दोनों के पास कोई और आता है। अब सब लोग चर्च में बैठे हुए होते हैं जहाँ पे राइली एरिन को ही देख रहा होता है। अब जब बेव सबको प्रेयर करवा रही होती है तभी आल्टर बॉयज के साथ वो अननोन आदमी चर्च में पहुँचता है और सब लोग उसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो अननोन आदमी प्रीस्ट की पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मेरा नाम पॉल हिल है और मैं एक प्रीस्ट हूँ और मुझे इस आइलैंड पे मॉन्सिग्नार के रिप्लेसमेंट के तौर पे भेजा गया है और जो मॉन्सिग्नार है वो बीमार है और उसे शहर में ही हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है और मैं इस आइलैंड पे उसके आने तक रहूँगा और आप सभी की सेवा करूँगा और आइलैंड के लोग आराम से न्यू प्रीस्ट का वेलकम करते हैं। अब पॉल आगे की प्रेयर्स करवाता है और रिचुअल्स को कंप्लीट करता है और फिर एंड में पॉल सबको प्रसाद खिलाता है पर राइली प्रसाद लेने के लिए नहीं उठता। अब जब सब चर्च से जा रहे होते हैं तो पॉल सारे लोगों से एक एक करके मिलता है पर जब पॉल राइली से बात करता है तो वो उसकी बेइज्जती कर देता है। अब राइली मिलता है एरिन से और फिर वो दोनों साथ में घर जाते हैं और फिर पूरे रास्ते में हमें राइली और एरिन की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि एरिन और राइली आइलैंड छोड़ के न्यू लाइफ शुरू करने के लिए गए थे। एरिन तो गई थी न्यूयॉर्क जहाँ पे वो अपने करियर के लिए मेहनत कर रही थी और राइली गया था शिकागो जहाँ पे वो खूब पैसे कमाया करता था। पर अब उन दोनों की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि अब उन्हें वापस क्रॉकेट आइलैंड आना पड़ गया है।
अब चर्च से सबके जाने के बाद बेव प्रीस्ट को बोलती है कि आज आपको हरे कलर के कपड़े पहनने थे और आप इतनी सी बात को पादरी होने के बाद भी कैसे भूल गए। और फिर वो प्रीस्ट अजीब बहाने मारने लगता है और ये साफ हो जाता है कि इस प्रीस्ट के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब राइली और एरिन को फिर से दिखाते हैं जो चलते चलते घर पहुंचते हैं और अब हमें पता चलता है कि एरिन और राइली दोनों ही इमोशनली ब्रोकन है। एरिन बताती है कि उसकी लाइफ में शादी के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से वो अब जीना नहीं चाहती, पर वो अब बस अपने बच्चे की वजह से जिंदा है। और राइली बोलता है कि वो भी डेली यही सोचता है कि 4 साल पहले उसे उस बच्ची की जगह मर जाना चाहिए था। अब जल्दी ही तूफान आइलैंड पे पहुंचने वाला होता है और सब लोग उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं और हमें इस बीच में पॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे वो रूम में बॉक्स खोल के बैठा हुआ होता है और उस बॉक्स के अंदर कुछ मिट्टी जैसा भरा हुआ होता है। अब तूफान आने के बाद लाइट चली जाती है और फिर राइली को तूफान में एक आदमी दिखता है जिसने लंबा कोट और एक हैट पहनी हुई होती है और राइली को ये श्योरिटी हो जाती है कि वो मॉन्सिग्नार है। अब राइली तूफान में उस 80 साल के बुड्ढे को बचाने जाता है, पर वो अननोन फिगर जिसकी भी होती है वो वहां से भागने लगती है और वो गायब हो जाती है और राइली के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब अगली सुबह तूफान तो चले जाता है पर लाइट अभी भी नहीं आती और फिर जब राइली की फैमिली घर से बाहर सफाई के लिए निकलती है तो राइली को बीच के ऊपर उड़ते हुए बहुत सारे एल्बाट्रॉस दिखते हैं। अब राइली की फैमिली बीच पे पहुंचती है जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि बीच पे कई 100 बिल्लियां मरी पड़ी है जो बहुत ज़्यादा अजीब होता है और इसी के साथ एपिसोड 1 या फिर बुक 1 ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मिडनाइट मास की बुक फर्स्ट जेनेसिस की और ये सीरीज़ जल्दी ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा आने वाले एपिसोड्स के लिए। मुझे आशा है कि आप सभी को ये एपिसोड समझ आ गया होगा और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।